और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना हिजबुल्लाह के बेरूत हेडक्वार्टर पर हमले कर रही थी। बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर इजरायली वायुसेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया और ये एयर स्ट्राइक F-35 फाइटर प्लेन से किया गया है। इस हमले का टारगेट था हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह। हमले में हताहतों की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यह बहुत बड़ा हमला यहां पर इजरायल की ओर से एक बार फिर से किया गया है। हिजबुल्लाह लगातार उसके निशाने पर है, जहां पर F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। हमले का टारगेट हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह था। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में संबोधन कर रहे थे और ठीक उसी वक्त इजरायली सेना हिजबुल्लाह के बेरूत हेडक्वार्टर पर हमले कर रही थी। और बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर इजरायली वायुसेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया। यह एयर स्ट्राइक F-35 फाइटर प्लेन के जरिए किया गया है। और लेबनान में किसी भी वक्त इजरायल की सेना जमीनी हमले करना शुरू कर सकती है। इजरायल की सीमा पर इसकी पूरी तैयारी दिख रही है। लेबनान में इजरायल की एंट्री होती है, क्या ईरान खामोश बैठा रहेगा? ये बड़ा सवाल है। लेबनान पर इजराइल के सीरियल एयर स्ट्राइक तो सिर्फ ट्रेलर है। लेबनान इजरायली युद्ध की पिक्चर अभी बाकी है। यकीन नहीं होता तो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मूव करते इन बख्तरबंद वाहनों का काफिला देख लीजिए। इजराइल लेबनान में घुसने की तैयारी कर चुका है। किसी भी वक्त इजराइल की सेना लेबनान में घुस सकती है। यानी पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह को एयर स्ट्राइक से दहलाया, अब लेबनान के भीतर घुसकर गाजा की तरह तबाह और बर्बाद करने वाला है। Thousands of Iranian-backed Hamas terrorists from Gaza burst into Israel in pickup trucks, on motorcycles, and they committed unimaginable atrocities. They savagely murdered 1,200 people. They raped and mutilated women. They beheaded men. They burned babies alive. They burnt entire families alive, babies, children, parents, grandparents, in scenes reminiscent of the Nazi Holocaust. Hamas kidnapped 251 people from dozens of different countries, dragging them into the dungeons of Gaza. Israel has brought home 154 of these hostages, including 117 who returned alive. इजराइल की प्लानिंग है कि वो लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोलेगा। इजरायली फौज लेबनान के किस इलाके में सबसे पहले एंट्री की तैयारी कर रही है? इजरायली फौज लेबनान में किन हथियारों से विध्वंस करने की तैयारी कर रही है? इजराइल लेबनान पर कब से जमीनी हमले शुरू कर देगा? और क्या इजराइल लेबनान में रुककर उसके इलाके पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है? इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। उसके पहले इजराइल के लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी को सुन लीजिए। כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב. लेबनान में ग्राउंड अटैक करने का इजराइल का प्लान तब सामने आया है जब हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने तेल अवीव के बाहरी इलाके में इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया है। गाजा पर इजराइल के हमले के करीब साल भर में यह पहला ऐसा वाकया है जब उसने कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और अब अपने घातक टैंक का मुंह लेबनान की ओर मोड़ दिया है। यह वो टैंक है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका तोड़ पूरी दुनिया के पास नहीं है। इस टैंक में ऐसे मॉडर्न और इंटीग्रेटेड हथियार हैं जिसकी वजह से यह दुश्मन पर भारी पड़ेगा। साथ ही ऑपरेशनल क्षमता और इसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बनाता है। मार्कवा टैंक को इस मकसद के साथ तैयार किया गया है कि ये क्रू की रक्षा कर सके। यही इसका प्राथमिक लक्ष्य है और बाद में दुश्मन पर हमला करे। मरकावा का 5वां संस्करण सबसे एडवांस्ड है।
इसमें रडार सिस्टम, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम, कैमरा और बाकी सेंसर इसे सुरक्षा के लिहाज से नंबर 1 बनाते हैं। मरकवा 160 mm की मोर्टार गन, 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ 48 राउंड गोले से लैस है। इसका वजन 65 टन है। इसकी लंबाई 9 मीटर है। मरकवा टैंक सड़कों के साथ साथ रेत पर भी चलने में सक्षम है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। इसे चलता फिरता बंकर कहा जाता है, जिस पर किसी भी गोले का कोई असर नहीं होता। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक टैंक के सेंसर और डिजिटल प्रोसेसिंग भी वॉर जोन में बाकी टैंकों और हथियारों के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। इसी वजह से मरकावा नेट सेंट्रिक क्षमताओं वाला पहला टैंक बन गया है। इजरायली सेना ने 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। पेजर ब्लास्ट, वॉकी टॉकी धमाके और एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह लड़ाकों में दहशत फैल गई है। और इस बीच लेबनान में घुसकर उसे पूरी तरह उखाड़ फेंकने के पीछे का मकसद क्या है, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह को इजराइल ईरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान की सीमा पर तब से लड़ रहे हैं जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 से 20 सितंबर 2024 तक इजराइल और लेबनान ने एक दूसरे पर जो हमले किए हैं वो इन दोनों के बीच की शत्रुता की गवाही है। इन 11 महीनों में इजराइल ने लेबनान पर 8313 हमले किए हैं, जिसमें 752 लेबनानियों की मौत हुई है। वहीं इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोहियों ने 1901 हमले किए हैं, जिसमें 33 इजरायलियों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह हमास और हूथी विद्रोहियों का पक्का सपोर्टर है और इस सपोर्ट की सीख उसे ईरान से मिलती है, जो हिजबुल्लाह की फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है और इजराइल पर लेबनान की ओर से हमले के लिए उकसाता है। इसके लिए ईरान ने लेबनान में अपने रिवोल्यूशनरी गार्डों की तैनाती भी की है। हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले ईरान ने इजराइल के हमलों की निंदा की है और कहा कि मध्य पूर्व इन दिनों पूरी तरह से तबाही का सामना कर रहा है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने अपना हमला बढ़ाया तो तेहरान हर तरह से लेबनान का समर्थन करेगा। इस बीच इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है המדיניות שלנו היא ברורה. אנחנו ממשיכים לעקוד את החיזבאללה בכל הכוח. ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדינו, ובראשם החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. इजराइल की प्लानिंग 2006 और 1982 के लेबनान इजराइल युद्ध की याद दिलाते हैं, जिसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको भी होनी चाहिए, लेकिन इसे आगे दिखाएंगे। इस वक्त इजराइल लेबनान में घुसकर क्या हासिल करना चाहता है, उसकी रिपोर्ट देखिए। नेतन्याहू 60,000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाना चाहते हैं। ये सभी लोग उत्तरी इजराइल के निवासी हैं और हिजबुल्लाह के साथ शुरू हुई जंग के बाद अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने पर मजबूर हुए थे। इजराइल का इरादा किसी तरह से लेबनान में घुसने का है। इजराइल उस खतरे को निष्क्रिय करना चाहता है जो हिजबुल्लाह वहां के नागरिकों पर थोप रहा है। इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी को सुनिए। את מעגל האש שלו בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום. इजराइल का पहला लक्ष्य हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमला करके उनको दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी के उत्तर से किसी भी तरह पीछे धकेलना होगा। इसकी 2 वजहें हैं। पहला, इजराइल के कस्बों की ओर दागे जा रहे छोटी दूरी के रॉकेट्स को रोकना और दूसरा 7 अक्टूबर को उत्तरी इजराइल पर किए गए हमले जैसी घटना की आशंका को खत्म करना। इसके लिए इजरायली सेना की प्लानिंग है कि वो लेबनान के गांवों में घुसेगी जहां हिजबुल्लाह ने कई सैनिक चौकियां बना रखी हैं। हिजबुल्लाह के पास लड़ाके तो हैं, लेकिन इजरायली टैंक मरकावा की तोड़ उसके पास नहीं है और ना ही इजरायली सेना की तरह हिजबुल्लाह के लड़ाके ट्रेंड हैं। लिहाजा इजराइल लेबनान में घुसता है तो लेबनान का दूसरा गाजा बनना तय है। इसे रोकने के लिए कई देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें अमेरिका,
फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इजराइल लेबनान सीमा पर तत्काल 21 दिन के युद्ध विराम की अपील की है। भारत ने एक एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा नहीं करने का आग्रह किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली सैनिकों को संभावित जमीनी कार्रवाई के लिए अलर्ट पर रखे जाने के बाद पूर्ण युद्ध की संभावना को लेकर चेतावनी दी है। सवाल है कि क्या इजराइल थमने वाला है? इस उम्मीद की कोई तस्वीर दूर दूर तक नहीं दिख रही, क्योंकि हमास, हूथी और हिजबुल्लाह के खिलाफ बेन्यामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इजरायल और लेबनान में जारी टकराव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन की महासभा में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर तीखे बयान दिए हैं। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायली सेना ने हमास की 90% ताकत खत्म कर दी है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर हमास हथियार डाल दे और सरेंडर कर दे तो जंग रुक सकती है। हिजबुल्लाह पर भड़कते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह अब तक 8000 रॉकेट दाग चुका है। और ईरान पर बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो इजरायल तगड़ा जवाब देगा। और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भले ही दावा करें कि इजरायल जंग जीत रहा है, लेकिन हकीकत में हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूथी ने इजरायल की राजधानी पर ऐसा भीषण हमला किया कि पूरा इजरायल खौफ में आ गया है। हूथी ने फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला किया है, जिसे देखकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई बोल पड़े, शाबाश हूथी, तुमने कर दिखाया। हूथी का मिसाइल हमला, ईरान बोला शाबाश हूथी। अब यह दावा कर पाना बेहद मुश्किल है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को जंग में आसानी से हरा देगा। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल हमला किया कि अमेरिका तक हैरान रह गया। हैरानी की बात तो यह है कि महज 18 घंटे पहले ही पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि वो हिजबुल्लाह पर जमीनी हमला हर हाल में करेंगे। पीएम नेतन्याहू के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही इजराइल पर हूथी ने बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है। 2200 किलोमीटर दूर से हमला, तेल अवीव में मचा कोहराम। हूथी के हमले को देखकर जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई गदगद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह हूथी के मिसाइल हमले को देखकर दंग रह गए हैं। हूथी ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 2200 किलोमीटर दूर से हमला किया है। हूथी ने दावा किया कि उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। हूथी का दावा है कि उसने यमन से मध्य इजराइल पर सीधा बड़ा हमला किया। खबर के मुताबिक 2200 किलोमीटर दूर से हूथी ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। हैरानी की बात तो यह है कि हूथी ने सितंबर महीने में इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर दूसरा बड़ा मिसाइल हमला किया। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसके एरो डिफेंस ने हूथी की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके आसमान में ही तबाह कर दिया। استهدفت من خلالها هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2، واستهدفت كذلك هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وقد حققت हूथी ने लिया हिजबुल्लाह के कमांडरों का बदला।
इजरायली सेना जहां एक तरफ लेबनान पर भीषण जमीनी हमले करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने पिछले 90 दिनों में हिजबुल्लाह के कम से कम 17 टॉप कमांडरों को मार डाला है। हिजबुल्लाह को हुए जबरदस्त नुकसान से जहां ईरान परेशान है, तो वहीं हूथी इजरायली सेना पर जमकर हमले करने में जुट गया है। जरा देखिए हूथी ने हिजबुल्लाह के किस लड़ाके का बदला मिसाइल हमले से लिया। पहले आप ये जान लीजिए कमांडर मोहम्मद सरूर कौन है, जिसकी मौत का बदला हूथी ने लिया है। कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर था, जिसे कल बेरूत में इजरायली सेना ने मार गिराया। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में भीषण हवाई हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर मारा गया है। दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ दहियाह में हवाई हमला करके हिजबुल्लाह के कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार डाला है। हैरानी की बात तो यह है कि 24 घंटे के अंदर ही हूथी ने हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ कमांडर की मौत का इजराइल से बदला लिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है लेबनान की राजधानी बेरूत से, जहां इजरायल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। इजरायल के F-35 लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। इजरायल के निशाने पर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह था। खबर है कि हमले के वक्त हसन नसरल्लाह उसी जगह पर मौजूद था जहां पर हमला हुआ। जिस वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दे रहे थे, उसी दौरान इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत पर बमों की बरसात कर दी और हमले के तुरंत बाद नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री और आला अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। और अब ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने अपनी अमेरिका यात्रा का समय घटाकर जल्द ही इजरायल वापस लौटने का फैसला किया है। इस बीच इजरायल के सभी शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया और अब तक जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक हसन नसरल्लाह जिंदा है, लेकिन इजरायली मीडिया के मुताबिक नसरल्लाह घायल हो चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। नसरल्लाह जो लगातार इजरायल के टारगेट पर था और जहां पर यह हमला किया गया, कहा यह जा रहा है इजरायल की ओर से कि नसरल्लाह उस वक्त वहां पर मौजूद था और वो घायल भी हो चुका है। लेकिन जब यह हमला किया गया तो उस वक्त यूएन में भाषण दे रहे थे नेतन्याहू, और वो वक्त उनके लिए ऐसा था जब उनकी ओर से नक्शे भी दिखाए गए थे, अपनी बात रखी गई, क्योंकि इजरायल को लेकर जो रुख इस वक्त दुनिया का है वो उसको स्पष्ट करना चाहते थे। लेकिन खबरें ये भी सामने आई कि जब वो अपना भाषण दे रहे थे, अपने संबोधन के दौरान कई सारे नेता उस वक्त यूएन में उठकर चले भी गए, तो ये भी उनको वहां पर देखना पड़ा। लेकिन ठीक उसी वक्त इजरायल ने हमला भी यहां पर किया है, आपको बता दें। और बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, अमेरिका से वो वापस भी लौट सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपना समय यहां पर घटा दिया है, क्योंकि खबर ये सामने आई कि नसरल्लाह घायल हुआ है, वो अब भी जिंदा है, क्योंकि इजरायल की ओर से इजरायल का टारगेट था कि किसी भी तरीके से उसको पूर्ण रूप से मार दिया जाए, खत्म किया जा सके नसरल्लाह को। लेकिन अभी इजरायल का यह दावा है कि नसरल्लाह फिलहाल घायल हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना हिजबुल्लाह के बेरूत हेडक्वार्टर पर हमले कर रही थी। हमले की आवाजें आप सुनिए। बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर इजरायली वायुसेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया और ये एयर स्ट्राइक F-35 फाइटर प्लेन से किया गया है। इस हमले का टारगेट था हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह। हमले में हताहतों की अभी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन एक के बाद एक कैसे ये धमाके यहां पर किए गए हैं। बेरूत में ये धमाके हुए हैं और इन धमाकों में मकसद इजरायल का इतना था कि हिजबुल्लाह कमांडर नसरल्लाह किसी भी तरीके से खत्म हो सके, और कहा यह जा रहा है कि उसी वक्त उस बिल्डिंग में वो मौजूद भी था। लेकिन फिलहाल उसके घायल होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है इजरायल के दावों के मुताबिक, और अब भी वो जिंदा है। लेकिन तबाही की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इजरायल अब हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है, और इसी वजह से गाजा से हटकर अब उसका पूरा ध्यान केवल और केवल इस वक्त हिजबुल्लाह पर है। लेबनान के कई सारे शहरों में वो कई हमले अब तक कर चुका है और ऐसी तबाही भरी तस्वीरें उसकी लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इस बार का मकसद इजरायल का कुछ खास था, क्योंकि इजरायल इस बार खत्म करना चाहता था हिजबुल्लाह कमांडर नसरल्लाह को, और इसी वजह से धमाका यहां पर उसकी ओर से किया गया। और खास बात यह भी आप जान लीजिए कि जब यह हमला किया गया, जबकि ये तस्वीरें हैं, उस वक्त यूएन जनरल असेंबली में संबोधन दे रहे थे नेतन्याहू,
बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त वहां पर हाथ में नक्शा लेकर उनकी ओर से संबोधन दिया जा रहा था और इजरायल का जो रूप था वो उसको दुनिया के सामने स्पष्ट करना चाहते थे, लेकिन ठीक उसी वक्त ये बड़ा हमला वहां पर होता है क्योंकि एक अलग प्लानिंग के साथ इजरायल यहां पर चल रहा है। और अब कहा यह जा रहा है कि जब इजरायल तक ये खबर पहुंची कि अब भी नसरल्ला जिंदा है और वो घायल हुआ है और उसके बाद ये खबर पहुंचाई जाती है नेतन्याहू तक, तो उन्होंने अमेरिका में अपने रहने का वक्त भी यहां पर कम कर दिया है और अब वो जल्द ही इजरायल वापस भी लौटेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें बेरूत लेबनान की है। आप देख रहे हैं हमले का टारगेट हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला था और अमेरिका ने एक बार फिर $8 बिलियन से यूक्रेन को युद्ध में मदद पहुंचाने का ऐलान किया है। वहीं ब्रिटेन ने AS-90 होवित्जर तोप की बड़ी खेप कीव भेज दी है। प्रेसिडेंट पुतिन की परमाणु धमकी के बाद अमेरिका ने 20 जनवरी तक युद्ध में रूस को हराने का नया वॉर प्लान बनाया है। यूक्रेन कॉम्पैक्ट लॉन्च। रूस पर टूट पड़ेंगे 30 देश। पुतिन को भारी पड़ेगा एटमी धमाका। अमेरिका के सोवियत दांव से हारेगा रूस। पुतिन के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने के बाद अमेरिका आग बबूला है। सुपर पावर ने रूस से जानी दुश्मनी निभाने का दूसरा अध्याय शुरू कर दिया है। अमेरिका पुतिन को उसी तरह सबक सिखाने के मूड में है जैसे कभी उनके मुल्क सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े करके सिखाया था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने से पहले बहुत कुछ होने वाला है। पेंटागन ने ऐसा भयानक प्लान बनाया है जिससे पुतिन का परास्त होना तो तय है ही, रूस के खंडहर बन जाने का भी डर है। अमेरिका का यह प्लान क्या है उससे पहले देखिए, यूक्रेन युद्ध में फंसे पुतिन सिर्फ 3 तरीके से ही अब युद्ध जीत सकते हैं। पहला तरीका है नेटो को परमाणु धमकी देते रहना। दूसरा तरीका है परमाणु बम का इस्तेमाल कर अमेरिका को डराना। तीसरा विकल्प है पश्चिमी देशों के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध। पहले तरीके को पुतिन युद्ध की शुरुआत के समय से ही आजमा रहे हैं। दूसरे तरीके का ऐलान पुतिन ने हाल ही में किया है, लेकिन अब तक हमले की रणनीति का ऐलान नहीं हुआ। जबकि हाइब्रिड वॉर में रूस के लिए जोखिम ही जोखिम है। सुपर पावर अमेरिका से हाइब्रिड वॉर में पार पाना दुनिया के किसी मुल्क के लिए आसान नहीं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2025 तक जेलेंस्की को जंग में टिके रहने के सारे बंदोबस्त करने का ऐलान भी किया है। $8 बिलियन की सैन्य मदद का ऐलान कर बाइडेन ने पुतिन के परमाणु हमले की धमकी को हवा में उड़ा दिया। अमेरिका यूक्रेन को स्टैंड ऑफ हथियार की नई खेप देने जा रहा है। अचूक ग्लाइड बम की पहली खेप मिलने के बाद यूक्रेन फोर्सेस रूस को 130 किलोमीटर दूर से दहला पाएंगे। मीडियम रेंज की यह मिसाइल रूस की एयर स्ट्राइक को रोकने में मददगार बनेगी। Now we have to strengthen Ukraine's position on the battlefield. And that's why today I'm proud to announce a new $2.4 billion package of security assistance. I've also directed the Pentagon to allocate all the remaining security assistance funding that has been appropriated for Ukraine, period, by the end of my term, which is January 20. And this will strengthen Ukraine's position in future negotiations. जेलेंस्की अमेरिका से $8 बिलियन की मदद लेकर लौट रहे हैं, लेकिन $8 बिलियन की मदद के साथ उन पर पुतिन का क्रोध भी टूट पड़ा है। रूस की मार तेज हो गई है। भीषण और विध्वंसक हमले का तूफान यूक्रेन में उठा है। सिर्फ जगह भर का फर्क नजर आ रहा है। तबाही और त्रासदी हर जगह एक जैसी है। खार्किव और सुमी में सबसे ज्यादा विस्फोट हो रहे हैं।
आसमान से बरस रही मिसाइलों ने यूक्रेन को दहला रखा है। खार्किव में बहुमंजिला इमारत को रूस ने मिसाइल से उड़ा दिया। इस हमले में 12 लोग जख्मी हुए हैं। खार्किव के गवर्नर ने बताया है कि हमले में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। यूक्रेन फोर्सेज ने दावा किया है कि रूस के हमले के जवाब में 2 हथियार डिपो को जलाकर राख कर दिया गया है। रूस के जिन हथियार गोदाम को खाक में मिलाया गया उसमें एक क्रास्नोडार और दूसरा ट्वेटर इलाके में है। वहीं यूक्रेन के निकोपोल शहर में रूसी ड्रोन ने हमले में 2 लोगों की जान ले ली है। डोनेट्स्क के कुराखोव और रूसी तोपखाने के हमले में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हुई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि कुर्स्क, आस्ट्राखान, बेलगोरेड में यूक्रेन के 15 ड्रोन मार गिराए गए हैं। रूस के भयानक हमले के बीच यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा सेटबैक सैनिकों के मनोबल टूटने से मिला है। जेलेंस्की आर्मी के एक भगोड़े सोल्जर की फेसबुक पोस्ट ने युद्ध में शामिल सभी यूक्रेनी फोर्सेस को हताश कर दिया है। यूक्रेन की 56वीं मोटर ब्रिगेड के सैनिक सेर्ही ग्नेजिलोव ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर युद्ध से हटने का ऐलान कर दिया। सेर्ही के सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद अब उसके कोर्ट मार्शल की तैयारी है। वॉर जोन में मिल रहे झटके के बीच यूक्रेन को राहत देने वाली तस्वीर ये है।